हेलो। तो परसेंटाइल बूस्टर की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें हम लोग कवर करेंगे दो चैप्टर्स। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा है मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक। अभी मैं थोड़ा सा वायरल से होते हुए गुजर रहा हूँ, तो आज जो है थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करते हुए चलिएगा। मेरी थोड़ी वॉइस डाउन रहेगी और एनर्जी लेवल भी ऑब्वियसली थोड़ा सा डाउन रहेगा, तो आप इसको मैनेज करते हुए चलिएगा। तो इस चैप्टर में जो हम कवर करेंगे वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिक मटेरियल। और बेटा दोनों ही चैप्टर आपके जेई मेंस के हैं, ये जेई एडवांस के नहीं हैं। ठीक। दोनों ही चैप्टर आपके जेई मेंस के हैं। और इसमें क्योंकि जेई मेंस के चैप्टर है तो इसका मतलब ज्यादा डिटेल में तो हमको जाना नहीं है, बस काम काम की चीजें पढ़नी है, काम काम के फॉर्मूलेज हमको याद रखने हैं। तो वहां पर जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं इसमें एट बेस्ट मैं हम लोग वहां पर इस लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा अपन यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। तो जैसे कि हमेशा हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा रिवीजन से, तो हल्का सा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे काम काम के फॉर्मूले आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मूले लिखे हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से मिलके बेसिकली बनती है, आती है। और आपको पता होगा ये चीज ऑलरेडी कि ये ट्रांसवर्स वेव होती है, नॉन मैकेनिकल वेव होती है और स्पीड ऑफ लाइट से जो है मूव करती है। अब इसके जो फॉर्मूलेस हैं, ठीक, वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए। काम के रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए। सबसे पहले जो आता है सवाल कि भाई डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव किधर होगा। ठीक। तो ये आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में जो है होते हैं यहाँ पर। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव निकल के आता है वो आता है ई क्रॉस बी। आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक। ई क्रॉस बी। दूसरा बी इक्वल टू ई बाई सी या E बराबर बी इंटू सी। यहां पर E होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, V होगा मैग्नेटिक फील्ड, C द स्पीड ऑफ लाइट। इस पे बेस सवाल कैसे पूछा जाता है? इस पे बेस सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि कभी भी जो है तुझे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पूछ लेगा, या कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पूछ लेगा। तो तेरे को याद क्या रखना है? देख तीन बेसिकली पूरी जो भी इक्वेशंस लिखना हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके तीन पार्ट्स हैं जो मैं बोलूं। सबसे पहले एम्पलीट्यूड, उसके बाद फेज और तीसरा डायरेक्शन। इन तीनों पार्ट पे तेरे को फोकस करना है। सबसे पहले एम्पलीट्यूड, उसके बाद फेज और उसके बाद डायरेक्शन। देख फेज तो दोनों का सेम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो फेज होता है वो दोनों का क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब अगर तू इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दी और तुझसे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पूछ रहा है तो फेज तो तू सेम रखेगा, पहली चीज। दूसरी चीज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए मैंने रिजल्ट यहां पे रख दिया ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी। ई नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और बी नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन चाहिए, तो उसका जब एम्पलीट्यूड लिखेगा तो सीधा ई नॉट बाई सी कर देना। उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पूछेगा और तेरे को एम्पलीट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी, तो सीधा ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी। मतलब सीधा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। याद रखने का तरीका ठीक है, अदरवाइज मत लेना, लेकिन अल्टीमेटली हमको याद होना चाहिए। मेरे हिसाब से यहां से तू बहुत अच्छे से याद रख लेगा, ई बराबर बी इंटू सी। इंटू भूल जा तो बराबर ई बराबर बी सी। आई थिंक दिस इज अ बेटर वे टू रिमेंबर इट। उसके बाद नेक्स्ट जो है, सपोज वेक्टर वाइज अगर आपसे पूछ ही लेता है तो E बराबर बी क्रॉस सी। मतलब सपोज इस पे बेस सवाल भी आ सकता है, एग्जांपल के तौर पर कह देगा भैया मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरफ ऑसिलेट कर रही है और स्पीड ऑफ वेव जो है वो इधर जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? तो E बराबर V क्रॉस सी। जैसे कि आपको पता होगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि सपोज वेव जिस डायरेक्शन में जाती है, ठीक, प्रोपगेशन वाला डायरेक्शन, प्रोपगेशन वाली जिस तरफ लाइट जा रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों आपस में एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें जो है कोई भी दो चीज पूछ के तीसरा रिजल्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो सारे काम के चीज निचोड़ के मैंने जो बेस्ट है वो यहाँ पे लिख दी है। अगला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट 1 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसके ये काम के हैं। फिर हम लोगों ने एनर्जी निकाली। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक, इसका रिजल्ट निकल कर आता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ा होगा। और फिर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। और सबसे अच्छी बात ये कि यहां पर जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये दोनों इक्वल आते हैं। ठीक है, इसलिए कभी सवाल भी आता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी दोनों एनर्जी बराबर होती है दोनों, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी डेंसिटी लिखोगे तो आप इसको ऐड कर दोगे। जब ये ऐड कर दोगे तो या तो इसको दुगना कर दे या इसको दुगना कर दे, हाफ जो हाफ इंटू टू, या सम करेगा तो हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी या तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख दे या बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट लिख दे। ठीक, दोनों ही तेरे आंसर यहाँ पे क्या रहेंगे भाई? सही रहेंगे। उसके बाद फिर कुछ अच्छे अच्छे टर्म्स थे, जैसे एवरेज इलेक्ट्रिक
डेंसिटी। तो अगर मैं तुझसे पूछूं यार यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो ई तो भाई सब साइन का फंक्शन है, तो लिखेगा ई की जगह क्या लिखेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, तो ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। मैं यहाँ पर हल्के से लिख के तुझे थोड़ी फील दिला देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करूँ तो तू लिखेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में लिख रहा हूँ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट में हमने देखा था हाफ होती है, तो ये हाफ हुआ, हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मतलब ई नॉट स्क्वायर, वेयर ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेव। ठीक, तो यहां से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी जो निकल के आ जाएगी, एवरेज अगर तू पूछेगा एवरेज, तो वो निकल के तेरी आ जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इन ए सिमिलर वाला मैग्नेटिक आ जाएगी 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक, अगर मैं पूछूं टोटल बता दो, तो टोटल तो दोनों को जोड़ देगा, दोनों को जोड़ेगा तो 1/4, ये दोनों बराबर है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये दोनों क्या है भाई साहब, ये दोनों इक्वल है, और जब जोड़ेगा तो आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई बी नॉट। ये तेरा जो है रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ जाता है। एक काम की चीजें हैं बेटा, इनको तेरे को याद रखना है। उसके बाद इंटेंसिटी पूछी जाती है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू सी। कैसे आया मेरे पास ये वक्त नहीं है डिराइव करने का, लेकिन तेरे को पता होना चाहिए कि भाई साहब ये होता है। कभी कभी इसके साथ वो पावर से रिलेट कर देता है। ठीक, पी इज अ पावर, पावर मतलब मैं ऐसा बोलूं यार, एक पॉइंट सोर्स है पी, ये पॉइंट सोर्स मान के चलो, और मैं तुमसे पूछूं भाई साहब इसकी पावर पी है, तो इसका मतलब एक सेकंड में इतनी जूल एनर्जी निकल रही होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यार भैया ये बता दो, आर डिस्टेंस दूरी पर, जो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं, यहाँ पर आर डिस्टेंस दूरी पर आप इंटेंसिटी बता दो इस जगह पर। ठीक, यहां पर इंटेंसिटी बता दो कितनी होगी, तो आप बोलोगे इंटेंसिटी बराबर पावर अपॉन 4 पाई r²। इस टाइप से इस जगह पर आप इंटेंसिटी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, क्योंकि सर जो इंटेंसिटी होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर इसकी पावर पी है तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकली होगी, पी के बराबर निकली होगी। और आर डिस्टेंस दूरी पर जाके अगर आप इंटेंसिटी देख रहे हो, तो आर डिस्टेंस दूरी पर क्या 4 पाई r² में वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी। दैट मीन्स इंटेंसिटी विल बी पी अपॉन जितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है पर यूनिट एरिया 4 पाई r²। अब सपोज यहां पर इंटेंसिटी इतनी है, और इंटेंसिटी का एक रिजल्ट हम लोगों ने ये भी याद है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। इसका मतलब यहां पर तुमसे ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड बता दो। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चंस कॉमनली जेईई में पूछे गए हैं कि पॉइंट सोर्स यहां पर रख दिया, कहता है भैया 2 मीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है, आप जो भी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो बता दो। तो कुछ नहीं करना, तुझे इतना काम याद रखना है यहां से कि सर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी बराबर पी अपॉन 4 पाई r²। यहां से चेक करके देखो, यहां से पावर दिया हो और r डिस्टेंस दे दिया हो 5 मीटर 10 मीटर दूरी पर, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई नॉट का एम्पलीट्यूड पूछेगा तो आप निकाल सकते हो। नॉट ओनली ई नॉट, आपसे मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछेगा वो भी निकाल दोगे। कैसे, जो अभी फॉर्मूला बताया था ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी, ई नॉट आ गया तो वहां से बी नॉट भी निकल के आ सकता है कि आ ही जाएगा। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में काम की चीजें मैंने रिवाइज करा दी। उसके बाद फिर था आपका जो है मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें बेटा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सारी प्रॉपर्टीज बेटा आप वहां पर रिवाइज कर लीजिएगा। अक्सर कोई सवाल आएगा वहां से तो डायरेक्टली फॉर्मूला ओरिएंटेड ही आते हैं, डायरेक्टली ही निकल के आते हैं। मैं फिर से बोल देता हूं, आप चाहो तो नोट देख लीजिएगा। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है एमपी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या रिजल्ट होता है, वो सीधे सीधे रिजल्ट आप जो है वहां पे याद रख लीजिएगा। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो और काम का रिजल्ट होता था कि 1 + MP बराबर MS, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ पर, MP बराबर 1 + MS। ठीक, ये काम का रिजल्ट होता था। एमएस क्या होता था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एमपी क्या होता था, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक, इसके बाद जो है वहां पर हिस्टैरिसीस लूप था, उसमें आप देख लीजिएगा ट्रांसफार्मर के लिए जो है किस तरीके का हमको जो है स्पेसिमेंट यूज करते हैं हम लोग। और उसके अलावा जो है कंप्यूटर की मेमोरीज में जो ग्राफ बन के आता था ना, वो पेड़ की पत्ती के शेप का, वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी एक बार देख लीजिएगा कि जिसकी रिटेंटिविटी जितनी ज्यादा होती है, ठीक, इसका मतलब वो अच्छा मैग्नेट माना जाता है, क्योंकि रिटेंटिविटी मतलब जो अपने अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद कितनी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बची हुई है। कोरेसिविटी मतलब जिसकी कोरेसिविटी ज्यादा होगी, उसको खत्म करने के लिए उतनी ही ज्यादा हमको एक्सटर्नल फील्ड लगानी पड़ेगी। तो ये जो बेसिक सी चीजें हैं वो एक बार बेटा आप सब लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा।
उन्होंने बोला इफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस देन व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे देगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पूछेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस को तोड़ने के तीन तरीके हैं बेसिकली, तीनों स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं। सबसे पहला आप बात करो एम्पलीट्यूड की, फिर फेज की, और उसके बाद फिर बात करो आप लोग डायरेक्शन की। ठीक, तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर एम्पलीट्यूड के बारे में बात करें तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ई नॉट बराबर होता है बी नॉट इंटू सी। ठीक, चेक करके देखो बी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पर सर 3 इंटू 10⁻⁻8 इंटू स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10⁻8। वैसे अगर आप यहां से निकालेंगे ओमेगा बाई के करके तो भी वही आएगा। ये जब सॉल्व करोगे तो ई नॉट कितना निकल का आ गया भाई साहब 9। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है मेरे भाई वो 9 है। 9 है तो चेक करके देख, इसमें जो बी ऑप्शन था, ठीक है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया एक ही ऑप्शन बचा है, वो है ए ऑप्शन, जो कि डायरेक्टली निकल के आ गया। बात समझ में आ रही है? इसको आप अगर सपोज कुछ ऑप्शंस अगर मैच कर जाते और मैच कर जाते नो एम्पलीट्यूड के, तो अपन फिर दूसरे तरीके से दूसरे स्टेप पे जाते। किस पे? फिर अपन फेस पे जाते कि भैया फेस सेम होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उसमें भी अगर किसी ऑप्शन में टाई अप हो जाता तो फिर अपन डायरेक्शन से गेम खेल लेते। ठीक है, डायरेक्शन मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था किस तरीके से हम लोग डायरेक्शन वगैरह निकालते थे। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए प्लेन मैं किनारे हो रहा हूं, ये लोग ट्राई करो। जेएमएस में आया वो क्वेश्चन है, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द फ्रीक्वेंसी इतना, ठीक है, एंड इट्स एनर्जी डेंसिटी इज इतना। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी जो अभी फॉर्मूला लिखाया था वो दे दिया इतना इन वैक्यूम। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा बी नॉट पूछा है तुझसे, समझ में आ रही है? क्या पूछ लिया तुझसे? बी नॉट पूछ लिया है, तो भाई बता दो क्या होगा। सिंपल सा फॉर्मूला भी सवाल है, आपको पता होगा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर निकालो या हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई बी नॉट, दोनों ही सेम थे। समझ में आ रही बात? ठीक, ये दोनों ही एक्सप्रेशन आते थे। मैं यहां पे दिखाया था एनर्जी डेंसिटी, अभी लिखाया था थोड़ी देर पहले मैंने, कहा था ये रहा इलेक्ट्रिक, सॉरी ये रहा। अगर मैं यहां पे नेट पूछूंगा, एवरेज नेट अगर पूछूंगा तो 1/4 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा 1/2, या तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर लिख दो, ठीक है, या हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई बी नॉट लिख दो, ये दोनों बराबर होती है। ठीक है, इतना पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, इतना पार्ट है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो बस इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर क्या पुट कर देनी है भाई साहब, वैल्यूज पुट कर देनी है। मेरे हिसाब से अपन को इसकी जरूरत है। ठीक है, किसके बराबर दे रखा है उसने? उसने दे रखा है 1.02, कैलकुलेशन कराएगा पक्का, इंटू 10⁻⁻8। बात समझ में आ रही है? बस इसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यहां से सॉल्व करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आओ चलो हम कर लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर तरीके सॉल्व कराई दूं तो बी नॉट स्क्वायर बराबर, ठीक है, 2 इंटू, आपको पता होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। ठीक, तो म्यू नॉट की वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं कितनी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8। ठीक है, बड़ा ही खतरनाक जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, वेरी क्लोज है, इसका मतलब थोड़ा सा हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चल शुरू हो जा। ये 2 4 दूनी 8 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू 1.02 इंटू 10⁻⁻15। ठीक, अच्छा 8 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, 8 चौक 32, ठीक है, हंस लगा 3, 8 का ना 8, 3 11 और 8 3 24 और 1 25 इंटू 1.02 इंटू 10⁻⁻15। वो कहना चाह रहा है भैया नैनो में चाहिए। नैनो में चाहिए का मतलब एक काम करो, इसको 10⁻⁻9 करो, 18 करो और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि ताकि अंडर रूट लेंगे तो बाहर 10⁻⁹ निकल के आ जाए। और जब हम लोग यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 को, तो देख 2 जीरो तो चले गए यहां, तो ये हो गया 25 12 इंटू 10.2, ठीक है, इंटू 10⁻⁻18। ये आ गया तुम्हारा बी नॉट स्क्वायर। अगर बी नॉट चाहिए तो दैट मीन्स बी नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस तामझाम, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी नॉट आ जाएगा। ठीक है, चलो प्रॉपर तरीके निकालने की कोशिश करते हैं। यहां से तो आ गया 10⁻⁹ बाहर इंटू, अब ये बात करो, ये 2500 मान ले थोड़ा सा, है ना, 2500 के आगे 10,
इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया बेसिकली 25,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पर एक तरह से 25,000 हो जाएगा। तो फिर एक काम करो, बहुत इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं, 25,000 का ही देख लेते हैं क्या निकल का आएगा, या एक काम करते हैं इस तरफ लिख लेते हैं, अंडर रूट अगर 25,000 में आपसे पूछता, ठीक है, तो दशमलव लगा यहां पे और ये लिख दे 10⁴, ठीक है, 10⁴ करेगा तो इसका मतलब यहां से 100 तो बाहर आ गया, ठीक, अंदर कौन रह गया 2.5। रूट 2.5 अगर आपसे पूछा जाए, रूट 2.5, तो वो तकरीबन जो है 1.2 के आसपास आएगा, ठीक है, क्योंकि 1.2 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 1.2 भी नहीं जाएगा, वो ज्यादा जाएगा, ठीक है, 1.2 का स्क्वायर होता है 144, ठीक, 1.3 का स्क्वायर क्या 169, ठीक, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, अच्छा 16 का स्क्वायर, हाँ तकरीबन 16 के आसपास जा रहा है, ठीक है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, ठीक, परफेक्ट एकदम, चेक करके देख। वैसे तो मैंने यहाँ वैल्यू थोड़ी सी कम रख ली है ना, वैसे तो मैंने यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी कम रख ली है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से अगर अपन जाएंगे तो ये 2512 तकरीबन इतना जाएगा, तो यहां जाएगा अंडर रूट 2.512 जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.6 के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर चला जाएगा वो तो भैया बी ऑप्शन विल बी द बेस्ट आंसर। क्लियर है, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देख 1 इस तरह याद करना, देख 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 का 225, ठीक है, 225 का मतलब 1.5 का स्क्वायर बराबर 2.25 है ना, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो 1.6 का स्क्वायर बराबर 2.56 अप्रोक्सीमेटली, तो हमें वही चीज चाहिए अप्रोक्सीमेटली, तो 160 नैनोमीटर सॉरी नैनो टेस्ला के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आई होप तुझे समझ में आई होगी। इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है कि यहां से थोड़ी कैलकुलेशन खराब लग रही है तो तू वैसे सॉल्व कर ले, कैसे ई नॉट निकाल ले, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बराबर जो है ये वैल्यू पुट करके ई नॉट निकल के आ जाएगा, फिर ई नॉट से फिर वी नॉट निकाल ले, थोड़ा सा वो रास्ता थोड़ा सा दूसरा लंबा चौड़ा होगा लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। क्लियर है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, बता दो क्या होगी, ठीक है, टी बराबर 0 पर। इसका मतलब टी वो तो बाद में देख लेंगे अपन लोग, मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं एम्पलीट्यूड पूछे तो आप बोलोगे सर रिजल्ट था ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी, ई बराबर बी सी है ना, तो यहां से बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी सर ई नॉट बाई सी, और सी क्या होता है सर, सी होता है 1/ε0 इंटू म्यू नॉट, इसका मतलब ये होता था रिजल्ट 1/μ0 इंटू ε0, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे निकल के आ जाएगा ई नॉट इंटू अंडर रूट में म्यू नॉट इंटू ε0। अब भैया सबसे पहले चेक कर मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां इतनी दे रखी है, सर यहां पे दे रखा है, सर ये डिवाइड मार दिया गलत हो गया, सर यहां भी दे रखा है, सर ये डिवाइड मार दिया गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन से करना, जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, ठीक है सर। अब मार्केट में कितने ऑप्शन बचा सर, एक बचा ए और एक बचा सी, अब जरा डायरेक्शन के साथ खेल दे, यहां डायरेक्शन जे है यहां डायरेक्शन के है, हो गया काम बस, ठीक है। अब कैसे करोगे, देख इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देख यहां पे लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, इसका मतलब उसकी जो वी कैप है, जो वेव है वो एक्स एक्सिस की तरफ जाए, वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, और उसके बाद बस इतना ही दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो जे कैप की तरफ है, देख वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप वाई एक्सिस की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा दोनों का, मतलब जेड एक्सिस की तरफ होगा, दैट मींस ये भी गलत हो जाएगा इसका जो, क्योंकि ये जे कैप दे रखा है, सी ऑप्शन विल बी द बेस्ट आंसर, तुरंत सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, आई होप तुम्हें यहाँ पे सी समझ में आई होगी। अब तू बोलेगा सर ये टी बराबर 0 का, मैंने कहा देख फेस तो सेम ही रहेगा ना, इसके अंदर जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड का फेस आएगा तो ये कॉस अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा, जैसे तू टी की वैल्यू 0 पुट करेगा तो ये बन जाएगा 0 कॉस माइनस के एक्स इस कॉस की एक्स, क्योंकि कॉस माइनस थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा होता है दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसका मतलब ये आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, आई होप तुम्हें समझ में आई होगी चीजें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ये रहा, क्या मैं किनारे हो रहा हूं, क्वेश्चन ट्राई करें। हाँ, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय इतना एंड इतना, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो कि ई कैप दे दिया, ठीक है,
और यहां से बी कैप दे दिया। बी कैप कितना दे दिया, 2i कैप माइनस 2j कैप बाई 2√2, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब वी कैप जानना चाह रहा है। क्या जानना चाह रहा है भाई साहब, बी कैप जानना चाह रहा है। तो आई होप तुझे याद होगा रिजल्ट, मैंने देख यहाँ पे सारे रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा दिए थे, और इसके लिए सबसे बढ़िया रिजल्ट जाएगा कौन सा, ये वाला सबसे पहले जो बताया था मैंने, E क्रॉस B। तो इसका मतलब आपसे पूछा जाएगा क्या होगी, तो आप सीधा बोलोगे आंसर विल बी E कैप का क्रॉस प्रोडक्ट बी कैप के साथ। खत्म सवाल, कर सकते हो, हाँ चलो मेरे हिसाब से कर लोगे। चलो मैं क्या करूं, मैं कर ही देता हूं, चला जा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आप ले रहे हो किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। देख 2 2 2 2 कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ लेना आपको, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे करोगे सर, के क्रॉस आई इज जे कैप बाई √2 माइनस सर जे के क्रॉस जे इज प्लस आई कैप बाई √2। देख ले आई कैप प्लस जे कैप बाई √2, आई कैप प्लस जे कैप बाई, ये तो के कैप दे रखा है, √5 नहीं जाएगा, √5 नहीं जाएगा, ए ऑप्शन बड़े प्यार से आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो जो मैंने लिख दिया है ना क्वेश्चन, शुरू के 2 पेज पे जो काम के लिख दिए, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन तेरे वहीं से बन जाएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इन्हें प्ले मैं किनारे हो रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, ठीक है। बोला इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी देती है प्रोपेगेटिंग इन ए वैक्यूम अलोंग द z डायरेक्शन, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस एंड टाइम मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तुझसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल सवाल है, अगेन ये रहा आपका होमवर्क, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, सेम सवाल, अगेन सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन आ गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की क्वेश्चन दे दी, स्पीड ऑफ लाइट पे उसने सी दे दिया, फाइंड द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मैंने बोला एम्पलीट्यूड पे अटैक करो, एम्पलीट्यूड पे अटैक करोगे तो देखते समझ में आ रहा है कि जो है इसका एक ऑप्शन तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही उड़ जाएंगे, और फिर आप उसके बाद डायरेक्शन वाला फंडा लगाओगे तो वहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम पैटर्न है, होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम पैटर्न, ठीक। यहां पर भी आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये दे रखी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो दैट मींस सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आप लोग निकालोगे जो कि E0/c आएगा, जो सब में दे रखा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन तो हिट एंड ट्रायल से कर सकता है, बात समझ में आ रही है। हिट एंड ट्रायल से आप लोग एक काम कीजिएगा कि हिट एंड ट्रायल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलो ये रहा आपका होमवर्क। हिट एंड ट्रायल मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, आप यहां से देख लीजिएगा किस केस में जो है वेलोसिटी यहां से के कैप की तरफ आ रही है, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा, मुझे लग रहा है ये भी सेम पैटर्न पर ही है, ठीक है। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, सेम पैटर्न पे अगेन मैग्नीट्यूड निकालो किसका, एम्पलीट्यूड निकालो किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डायरेक्शन और फेज वगैरह सब क्या रखो, सेम रखो। ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये शायद कुछ अलग लग रहा है। सपोज द इंटेंसिटी ऑफ लेजर इज इतना, आरएमएस इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कितना होगा, नियरेस्ट इंटीजर। बहुत अच्छा सवाल था, अच्छा नहीं कुछ डिफरेंट है, मैं किनारे हो रहा हूं, चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करो। चलो देखो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, मैं यहां पे लिख देता हूं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये क्या थी हमारी एनर्जी डेंसिटी आई थी नेट, इसको बस सी से मल्टीप्लाई करना था तो इंटेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। आप 1 मिनट होल्ड करो, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आप आई की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, ये वाली इंटेंसिटी की वैल्यू पुट कर देना और सॉल्व करके जो है ई नॉट निकाल लेना। तो योर आंसर विल बी ई नॉट बाई √2, ठीक है। क्योंकि ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, उसने आरएमएस पूछ लिया तो आरएमएस क्या होगा, ई नॉट बाई √2 होगा। इसके बाद की जो मैथमेटिक्स है वो बेटा तुझे करनी है, ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है वाई एक्सिस में, स्पीड इलेक्ट्रॉन इज कंस्ट्रक्टेड टू मूव अलोंग द वाई एक्सिस विद द स्पीड ऑफ इतना, ठीक है भाई साहब। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है इतनी, फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। भैया मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस वी या क्यू बी वी साइन थीटा, मुझे उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, वो मैं कब निकाल पाऊंगा, जब मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता हो। मैं किनारे हो रहा हूं, जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो तो सर मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना,
वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आप जानना चाहते हो तो वो कितनी हो जाएगी, क्यू वी इंटू बी। ठीक, जहां पर बी क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू विच विल बी बी नॉट। वैल्यूज पुट कर दे, सॉल्व करके आंसर निकाल दे। क्या लिखोगे, क्यू की जगह क्या लिखोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 0.1 ऑफ सी, दैट मींस 0.1 इंटू 3 इंटू 10⁸8। ठीक, ये सी रहने दे इसको इसको सी रहने देते हैं ना, कैंसिल आउट होने में मदद तो मिल जाएगी, इंटू सी मल्टीप्लाई बाय बी नोट। अब बी नोट कैसे निकालेंगे, सब बी नोट इज ई नोट बाई सी। ई नोट की वैल्यू कितनी है, 30 बाई सी। तो अगर कैलकुलेट कर दे, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, ये 30 इंटू 0.1 इज 3, 16, ठीक है, इंटू 3, 16 3 48, 4.8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, चेक करो बी ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि तू देख पा रहा है कि जितने फॉर्मूले मैंने बता दिए ना, बस मेजोरिटी ऑफ द वही है, उन्हीं को अच्छे से याद कर ले, उसी पे बेस क्वेश्चन से रिपीटेडली डाटा बदल बदल के तेरे सामने आते रहेंगे। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी दे दी है, ठीक है, एंटर ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2.25 फ्रॉम वैक्यूम। इसका मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है 2.25 दे दी है, मुझे पूछा वेवलेंथ बता दो। अच्छा, अब वेवलेंथ कैसे पूछे, देख, अगर मैंने उस मीडियम में वेलोसिटी निकाल ली, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वेवलेंथ निकल के आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी का खेल हो गया सारा। तो एक फॉर्मूला और है जो मैंने शायद आपको बताया नहीं है, मैं उसको डिराइव करा देता हूं। जैसे अभी हम लोगों ने बोला था कि सर जो सी होता है वो होता है 1/μ0 इंटू, क्लियर है, ठीक है सर। और अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया था, म्यू आर इंटू ये आया था। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, तो इन शॉर्ट अगर मैं तुझसे वेलोसिटी पूछूं किसी मीडियम में, वेलोसिटी कितना आ जाएगा, दैट इज सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर इंटू दिस आर, सॉरी म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। सी की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो एक तेरे सामने फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा, ये वाला। तो ये एक और फॉर्मूला है जो शायद मैं लिखना भूल गया था, किसी मीडियम में वेलोसिटी निकालने का। क्लियर है, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, आ जाओ ध्यान से देखो। तो v बराबर हो जाएगा c अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर। वैल्यूज पुट करो, c होगा 3 इंटू 10⁸8 अपॉन अंडर रूट में, ये गिवन नहीं है, ठीक है, म्यू आर गिवन नहीं है, दैट मींस हमें यहां पे 1 मानना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 1 है, इनटू ये आपको दे रखा है कितना, 2.25। 2.25 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा 1.5, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 1.5 से इसको मारेगा 2 बार, ये आ गया 2 इंटू 10⁸8। आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट निकाल लिया उस मीडियम में, और आपको पता है कि अगला फॉर्मूला यहां पे जो काम का लगने वाला है भैया, v बराबर एफ लैम्डा। v आपको गिवन है 2 इंटू 10⁸8, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 3 गीगाहर्ट्ज, 3 इंटू 10⁹ इंटू लैम्डा। सॉल्व करोगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा कितना, 2/3, ठीक है, 2/3 और नीचे आ जाएगा 30। ठीक, सेंटीमीटर में पूछा यार, ये तो मीटर में आएगा, तो मीटर का मतलब 2 जीरो ऊपर बढ़ा दे, सेंटीमीटर। ठीक है, 2 जीरो मैंने ऊपर बढ़ा दिया, सेंटीमीटर कर दिया, इससे ये कैंसिल, 20/3 का मतलब क्या हो गया, 6.67 सेंटीमीटर। और अगर वो 10⁻⁻2 लिखना चाह रहा है तो 667 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। क्लियर है, फॉर्मूला 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 फॉर्मूला। मैं तो कह रहा हूं कि ये लेक्चर देखने के बाद ना सारे फॉर्मूले आप रिवीजन जरूर कर लेना। ये भी लिखा देता हूं मैं ऊपर फॉर्मूला, पहले उस पर लिखा देता हूं कि भैया बी निकालने का ये था, इस जगह लिखा देता हूं क्या, कि v बराबर 1 ये, ठीक, या इसको ये भी लिख सकते हैं c अपॉन ये, ठीक है। और यहां पर जो है शायद मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा दिया था, हाँ यहाँ पे लिखा दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये है। तो बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो c/n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आप लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते हो ना, वो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3,
ठीक है, ग्लास का 3/2 ये वही है। ठीक है, चलो चलते हैं, ये इसको नोट कर लेना बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी सारे क्वेश्चंस हो गए एक ही पैटर्न पे, बार बार जितने आएंगे एक ही पैटर्न पे मैं आपको होमवर्क देते जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A plane electromagnetic wave of frequency इतनी मेगाहर्ट्ज is traveling in a vacuum along the y-axis। ठीक है भाई साहब, at a particular point in space मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दे दी गई है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। बहुत सिंपल सवाल है ये, अगेन आपका होमवर्क है। ठीक है, मतलब इसमें तो एक्सपर्ट ही हो जाओ यार तुम, क्योंकि देख लो रिपीटेडली सेम पैटर्न पे ही आपसे क्या बार बार फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन द फ्री स्पेस रिलेशन बिटवीन एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों बराबर होती थी। ठीक, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल सा सवाल था ए, यस। और इसका फॉर्मूला भी अभी हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले। ठीक, क्या हाफ एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर आया था, है ना। और जब दोनों को जोड़ा था तो टोटल एनर्जी आ गई थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, in an electromagnetic wave the electric field vector and the magnetic field vector are ऐसे direction of propagation of electromagnetic wave is along। सीधी सिंपल सी बात है सर, E क्रॉस B हम लोगों ने जैसे देखा था, मैंने फॉर्मूला लिखा था। अब E क्रॉस B देखो, I क्रॉस K किधर होगा, -J, तो इसका मतलब आंसर इज डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, देख रहे हो इस टाइप के सवाल भी आते हैं, जे मीन्स पर आए हुए सवाल है, ये बहुत ही आराम से करने होते हैं, टाइम ज्यादा नहीं खाते, तुरंत फॉर्मूले में सवाल वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके आंसर निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑब्जर्व एज इतना एट ए पॉइंट इन फ्री स्पेस। ठीक है भाई साहब, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। फॉर्मूला भी सवाल है, चाहे तो तुम ऐसे कर लो सर, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये एनर्जी समझ गए होंगे, डेंसिटी नेट आई थी, मल्टीप्लाई बाई ठीक सी, ये इंटेंसिटी होगी और उसकी वैल्यू किसके बराबर है भाई साहब, 92 इंटू 10⁻³ सॉल्व करके आप यहाँ पे ई नॉट निकाल लीजिएगा। उसने क्या पूछा है, फाइंड द पीक वैल्यू, बी नॉट पूछा है, तो आप लिखोगे ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी, दैट मीन्स बी नॉट बराबर ई नॉट अपॉन सी। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ये रहा आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट। रिपीटेडली फॉर्मूला में सवाल डायरेक्टली। ठीक, नेक्स्ट ये रहा, A plane electromagnetic wave of frequency is traveling in a vacuum along the x direction at a particular point B उसने दे दिया E, इस बार B दे दिया, E पूछ लिया है, शायद ये सवाल रिपीट हो गया है। ठीक है, होमवर्क। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय E बराबर इतना इतना इतना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम इज। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बेसिकली ये क्वेश्चन वेव का ही है। आपने पढ़ा होगा कि भाई साहब जब हम लोग ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात किया करते थे तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था, एक क्वेश्चन होती थी y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। तो वहां से अगर वेलोसिटी ऑफ वेव हम लोग निकाला करते थे तो आपको याद होगा वेलोसिटी ऑफ वेव हुआ करता था ओमेगा बाई के, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहां से अगर अपन देखें तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है भैया, 10⁻11 बटे के की वैल्यू कितनी है भाई साहब, यहां से के की वैल्यू है 500। ठीक, ये निकल के आ जाएगा 2 इंटू 1000 इधर ले ले, 3 जीरो हटा दे, 10⁸। ठीक, पूछा गया उसने वेलोसिटी ऑफ, अच्छा सी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया है, तो इसका मतलब सी कितना होता है 3 इंटू 10⁻, मुझे सी के टर्म में इसको आंसर देना है, तो हम लिखेंगे सी की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, 3 इंटू 10⁸। तो 10⁸ की वैल्यू पुट कर दो ना सीधा, 10⁸ की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, c/3, दैट मीन्स ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू c/3। ठीक, सी ऑप्शन के बने, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आ रही बात समझ में। और इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या पूछ लेता, तो उससे पूछ लेता कि यार अगर म्यू आर की वैल्यू 1 है तो एप्सिलॉन और आर की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, वही फॉर्मूला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था, उस पे बेस इस तरीके सवाल पूछे गए हैं और आगे भी शायद 2-3 क्वेश्चन में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। क्या कि सर इसका एक्सटेंडेड वर्जन पूछ लेगा, वो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पूछेगा, वो कह देगा फाइंड द जो था म्यू आर की रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू दे देगा, म्यू आर की वैल्यू दे देगा और तुमसे पूछ लेगा कि भाई एप्सिलॉन आर की वैल्यू बता दो कितनी होगी। ठीक, उसमें भी आपको बस फॉर्मूला पुट करना है, सॉल्व करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे कौन सा फॉर्मूला भाई, ये वाला फॉर्मूला। देखो मैं ये कहना चाह रहा था, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, थैंक यू भैया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक, इसमें जो हम लोगों ने अभी 2c/3 आया ना, तो इसको आप जो है ना, इसको आप बराबर कर 2c/3 और c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और दैट इज इक्वल 2/3। अगर उसने यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू 1 दे दी है तो आप एप्सिलॉन आर वहां से निकाल सकते हो। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दी है, ई नॉट दे दिया है, इलेक्ट्रॉन नॉर्मली मूव करा रहे हैं और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फोर्स। अरे भाई साहब फिर से अगेन योर होमवर्क, ये अभी सवाल मैंने आपको कराया था, फोर्स क्या लगेगा, क्यू बी इंटू बी नॉट, बी नॉट वहां से आप निकाल लीजिएगा, और उसने बोला है कि स्पीड भी दे रखी है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, योर होमवर्क। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, मैं किनारे हो रहा हूं, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम इतने व्हाट एट डिस्टेंस 3 मीटर्स ई, ठीक है भाई साहब, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन फ्रॉम 60 वाट एट द सेम डिस्टेंसेस, इतना बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितनी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम में 100 वाट बल्ब एट ए डिस्टेंस 3 मीटर इज ई, ठीक। तो बेसिकली ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं यार ये पॉइंट पी था, आर डिस्टेंस दूरी पर जो हम लोगों ने अभी रिजल्ट देखा था, ठीक, वो ये था कि अगर पावर P1 है, P1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ठीक। बस वो ये कहना चाह रहा है कि भैया अगर शुरू में ई नॉट है तो बाद में बता दो, अगर हमने P2 की वैल्यू कितनी रख दी भाई साहब, 60 रख दी, तो बस खत्म। इसको टेस्ट कर ले, रेशियो ले ले, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, P1 बाई P2, P1 बाई P2 क्या लिखोगे भाई साहब आप, P1 इज 100, P2 इज 60, 100 बाई 60 इक्वल टू, ठीक है, आर वाला टर्म सेम डिस्टेंस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, ई नॉट स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर बाई ई डैश स्क्वायर, तो ई डैश विल बी ई अंडर रूट 60/100, ये है कहानी। इसको भैया किस फॉर्म में लिखना है, इसको लिखना है x/5 के फॉर्म में, 20 से डिवाइड मान रहे, 20 × 60, 20 × 5 100, 2/5, ठीक है, आंसर विल बी 2, खत्म सवाल। तो इसमें एक चीज है कि मैंने क्या किया यहाँ पर, बेसिकली हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है, जहां पर ई नॉट है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हो सकता है आप में से किसी बच्चों को ये लगे कि सर आपने एम्पलीट्यूड क्यों ले लिया, वो तो ये कहना चाह रहा है ना उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, आप ये थोड़ी ना कहना चाह रहे उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई है। तो मैं बोलूंगा देख अगर तू वहां से भी जाएगा तो भी आंसर तेरा सेम आएगा, क्योंकि हमको रेशियो लेना है, ठीक है। तो अगर तू ई का रेशियो लेगा, अगर E1/E2 करता तो E1/E2 का होल स्क्वायर बन जाता है, तो इसका मतलब उसमें जो बाकी टर्म्स आते हैं, टाइम का फंक्शन आता, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वो सारे टर्म क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आंसर तो वही निकल के आता। मुझे पता था यार ये डायरेक्टली इस तरीके से जाएगा, मतलब ई के प्रोपोर्शनल जाए या ई नॉट के प्रोपोर्शनल आ जाए, मैथमेटिक्स दोनों की सेम है, क्योंकि बाकी टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, द इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट फ्रॉम ए बल्ब इंसिडेंट ऑन ए सरफेस इज इतना, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बता दो कितना होगा। सेम पैटर्न पे सेम सवाल, अभी हम लोगों ने देखा था, फॉर्मूला मैंने बताया था, इंटेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ठीक। बस उसने ई नॉट ना पूछ के क्या पूछ लिया आपसे, अब उसने बी नॉट पूछ लिया, तो आप इसको लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी का होल स्क्वायर इंटू सी, दैट इज गिवन है तुम्हें यहां पर इसी वाली वैल्यूज, ठीक है। अब यहां पे सी क्यू आ जाएगा, मैथमेटिक्स थोड़ी सी लंबी चौड़ी हो जाएगी, कैलकुलेशन वाला पार्ट तेरा है, लेकिन क्वेश्चन में इतना ही था। क्लियर है, केवल इतना ही था, बस ये कर ले, हो जाएगा तेरा सवाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, ओके, इज गिवन बाई ई बराबर इतना इतना इतना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। सर अपन अगर यहां से कंपेयर करें ना, तो यहां से हमें स्पीड निकल के आ जाएगी, v पता चल जाएगा। देख यहां पर क्या बोला है, यहां पे म्यू आर की वैल्यू 1 दे दी है, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुझसे। तो v अगर अपन यहां पर देखें तो v विल बी ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के मतलब 2 × 10⁻⁻⁰ के की वैल्यू कितनी होगी भैया, 200। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 10⁸। ये क्या निकल कर आ जाएगा भाई साहब, 10⁸ आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, एप्सिलॉन आर चाहिए, तो आपको पता होगा कि हम लिख सकते हैं v बराबर, ठीक है, c अपॉन अंडर रूट म्यू आर ई आर। कैसे लिखा, देखिए यहां पे था, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देख जितने काम के फॉर्मूले थे ना, मैंने सारे तेरे को यहीं पे लिखा दिए, ये रहा, ठीक है। और मैं एक बात बताऊं, किसी ने अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पढ़ाना,
और वो केवल ये वाले जितने क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला आंख बंद करके रट्टा मान ले, ठीक है या ठीक है यार ये फॉर्मूला है, अगर पढ़ भी लेता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब भी तो रिजल्ट याद ही रखता ना, वहाँ डिराइव थोड़ी ना करने बैठता, ठीक है। और आंख बंद करके वो रिजल्ट फॉर्मूला याद करके इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, फिर भी तू 70 to 80% क्वेश्चन कर लेगा ऐसे ही, बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े ही कर लेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत बस ये है, थोड़ी कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग संभाल लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। इसके बाद इस सवाल में क्या है, हाँ अब इसके बाद चेक करके देख ले, 10 to the power 8 बराबर 3 into 10 to the power 8 अपॉन अंडर रूट, इसकी वैल्यू 1 है और ये है एप्सिलॉन आर, ठीक है। आपसे यही पूछा है, ये आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा तो भैया वैल्यू कितनी जा रही है, स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा भैया, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ये सही है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हाँ थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, आओ चेक करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय इतना, ठीक है भैया, के दे दिया, लैम्डा दे दिया, और फ्रीक्वेंसी दे दी, ओमेगा दे दिया, वेलोसिटी वेव दे दिया, सब कुछ दे दिया, ई नॉट दे दिया तो बी नॉट दे दिया, सब कुछ दे दिया। इफ द वेव फॉल नॉर्मली ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैविंग द एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है। रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन द सरफेस, ठीक है, ड्यूरिंग ए 10 मिनट एक्सपोजर इज, अच्छा उसने पूछा है कि रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू बता दो कितनी होगी, ठीक है। आई होप ये सवाल मॉडर्न फिजिक्स का है, आपको पता होगा। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए जो रेडिएशन प्रेशर होता है वो होता है 2I/c। समझ में आ रही है क्या होता है भाई साहब, 2I/c। तो अगर अपन वैल्यू पुट करें तो 2/c इंटेंसिटी क्या होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू c, क्लियर है भाई साहब, ठीक है भैया, ये इंटेंसिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे चुपचाप वैल्यूज पुट कर दो, अगर वैल्यूज पुट करोगे तो देखो c से c कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको रखनी है क्या, चलो रख देते हैं भाई साहब, इसी तरह इंटेंसिटी था भाई, ठीक है। कितने लिखोगे, 8.85 इंटू 10 to the power -12 इंटू E नॉट स्क्वायर मतलब 400, क्या आगे 2 0 और ये हो जाएगा 10 to the power -8 मल्टीप्लाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, 5 चौक 20, हाथ लगा दो, 8 अट्ठे 8 चौक 32, 33 34, ठीक, और 8 चौक 32 3 35, ठीक, 354 इंटू 35.4 इंटू 10 to the -8। शायद आंसर जो देना 10 to the 9 में देना है, तो जीरो उठा के नीचे लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा 354 बटे 10 to the power 9, क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 354, खत्म सवाल। अगेन फॉर्मूला बेस्ड सवाल, ठीक है, बस थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स का फंडा तेरे को यहाँ पता होना चाहिए। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। देख यहाँ पर अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता है तो इंटेंसिटी होती है 2I/c, और अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होता है तो इंटेंसिटी होती है प्रेशर, उल्टा बोल दिया मैंने, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता तो जो रेडिएशन प्रेशर होता उसकी वैल्यू होती 2I/c, और अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होता तो रेडिएशन प्रेशर होता था I/c, ठीक है। और अगर कुछ और होता, कुछ अब्सॉर्ब हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, तो प्रेशर की वैल्यू आती थी I/c 1 + R, जहां R होता था रिफ्लेक्टिविटी, जो आप बता दो, हम उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आगे नेट आंसर निकाल देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, मुझे लग रहा है कि फिर से सेम सवाल है, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब इसने तो पता बेशर्म, मैं तो उसको बेशर्म बोलूंगा यार, हद मचाती है। देख रहा है एक इस पर कम से कम 10-12 बार सवाल पूछ लिया उसने, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय इतना, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन निकालो, एम्पलीट्यूड निकालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसने दे दी है, इंटेंसिटी, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इफ इट इज प्रोपोगेटिंग along x-axis with the free speed। just formula based सवाल, intensity will be half epsilon naught into E naught square into c, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिएगा, क्लियर है। कैलकुलेशन थोड़ी सी खतरनाक जाएगी भाई, लेकिन आंसर यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन ए मीडियम एट ए स्पीड ऑफ इतना, रिलेटिव परमिटिविटी दे दी है, रिलेटिव परमिटिविटी आपसे पूछ रहा है। सेम सवाल जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, V बराबर C अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू ये आर। चाहो तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, 2 इंटू 10 to the power 8 बराबर 3 इंटू 10 to the power 8 बटे अंडर रूट में क्या आएगा भाई साहब, एक की वैल्यू दे दीजिए 1 और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो जाएगा काटापीटी कर ले भाई, 8 से 8 गया, 15 का स्क्वायर होता है 225, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 2.25, ठीक। मतलब
देख रहा है ना, ये ऐसा नहीं है मैं क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिखा है, ये आए हुए सवाल है, और ये आए हुए सवाल डायरेक्टली तो देख रहा है मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यहीं पर ही पूछता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, फेज तक की तो जाने की नौबत ही नहीं आएगी, डायरेक्शन पूछ लेगा, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस यही सब, यही सारे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आओ ये भी देख लेते हैं। दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट है, एंड द वाइस वर्सा, बिल्कुल सही बात है। थस द डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिल्कुल करेक्ट बात है, थ्योरेटिकल सवाल है ये। इन ए मटेरियल मीडियम वेव ट्रेवल विद स्पीड v बराबर, ना 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 ना, ये तो भैया वैक्यूम में होता था, ये वैक्यूम में होता था, मीडियम में क्या होता था, मीडियम में होता था c अपॉन अंडर रूट म्यू आर और एप्सिलॉन आर, ये हुआ करता था। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन है रेडिएशन ऑफ एमिटेड, रेडिएशन इज एमिटेड बाय 1000 वाट बल्ब एंड इट इज जनरेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड पी। ठीक है, प्लेस एट ए डिस्टेंस 2 मीटर, एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बढ़िया, कितना अच्छा सवाल है, देख ध्यान से देख, ये वही सवाल है जिसको मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि यार सपोज यहां पर एक छोटा सा बल्ब रखा हुआ है, ठीक है, r डिस्टेंस दूरी पर, तुझसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बता दो कितना होगा, ई नॉट कितना होगा। ठीक है, तो देख कैसे करेंगे सर, देखो पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। थोड़ा सा स्मार्टली वैल्यू रखनी पड़ेगी, पी है कितना 1000 वाट, लेकिन 1000 वाट का 1.25% ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब 1.25% बटे 100। ठीक है, यहां से आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। आई थिंक अब सारी सबकी वैल्यू गिवन है, आपको बस यहां पे क्या निकालना है, ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कर लोगे सवाल, कैलकुलेशन है, चल मैं करवाता हूं थोड़ी सी कैलकुलेशन, ध्यान से देखो। देखो एक काम करो, यहां से लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक, ई नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट सी बाई 2। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूं, ध्यान से देखना, दैट इज इक्वल टू 1000, इससे ये 2 जीरो चले गए और ये आ गया 12.5। ठीक है, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना भैया, कितनी दूरी पे बात कर रहा था, 2 मीटर दूरी पर, तो आर स्क्वायर इज 4। सही है, अब देख ध्यान, कैलकुलेशन देख कैसे करूंगा, एप्सिलॉन नॉट को यहां लेके आ जा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिटा के तो लिख सकता है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये 2 था, इस 2 को 4 बार से काट दे, 2 बार कट गया। ठीक है, ये सी डिवाइड में आ जाएगा, 3 इंटू 10⁸ बन जाएगा। ठीक है, अब सारे टर्म तेरे कैंसिल आउट हो गए, तू घर पे कैलकुलेशन कर देना अपने हिसाब से, मैंने तो कर ली भैया, अब चेक करके देख कितना जाएगा। ठीक, देख ये यहां से कट गया, 8 से 9, एक जीरो बचा, 125 गुणा 9 बटे 6, 125 गुणा 9 बटे 2 गुणे में 3, अगर सॉल्व करें 3 तिया 9, ठीक है, सही जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, 3 तिया 9 आ गया, ये आ गया 5 तिया 15, 3 दूनी 6 1 7 और 375 बटे 2, 375 बटे 2 अगर तू देखेगा तो ये तकरीबन जाएगा कितना, 2 ही गना 2 बचा 1, 8 दूनी 16 बचा 1, 187, इसका अंडर रूट। ठीक है भाई साहब, मुझे क्या चाहिए भाई साहब, इसका अंडर रूट चाहिए, तो ई नॉट स्क्वायर बराबर 187, तो 13 से थोड़ा सा ज्यादा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो ये जो है 14 की तरफ जा रहा है, तो आंसर विल बी 13 पॉइंट तकरीबन 7 के आसपास तू मान सकता है। दैट मींस जो ई नॉट निकल कर वो आ जाएगा 13.7 के आसपास। अब मुझे किस फॉर्म में आंसर देना है, मुझे देना भैया, कहां गया, यहाँ पे कुछ माइनस का भी खेलता, हाँ ये माइनस यहाँ चढ़ा हुआ है, मुझे आंसर देना है इंटू 10⁻⁻1 में, दैट मींस आंसर विल बी 13 इंटू 137 इंटू 10⁻⁻1। ठीक, तो एक बार हम भी चेक कर लेते हैं क्या आंसर, मेरे पास आंसर तो है नहीं, अरे वाह यार क्या कर, बिल्कुल करेक्ट आंसर मैच कर गया 137। नहीं मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं ना कैलकुलेट जरूर करूंगा। ठीक है, मैं 137 का स्क्वायर कर रहा हूं तुम्हारे सामने, कहाँ गया भाई साहब कैलकुलेटर, चेक करके देखना, 137 इंटू 137 इज 18769,
हाँ भैया बिल्कुल ये जा रहा है, देख लो 187 के आसपास जा रहा है यहाँ पर। इसका अंडर रूट जो आएगा वो 13.7 के आसपास ही जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात तो ये है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकता है। अब अगर तुझसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड बता दो कितना होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दो, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब बी नॉट। तो ई नॉट निकल के आ गया, तो वहां से ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी करके आप लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये है बेसिकली कहानी। कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान कर देता हूं मैं, ठीक है, मैं सब मिटा देता हूं, ठीक है, और लिखूंगा सॉल्व एंड गेट। नहीं यार इतना तो तुम कर ही लोगे, थोड़ा तमीज से लिख देता हूं। तमीज से कैसे? ई नॉट बराबर 23 बराबर 23, ठीक है, ये अब देख लेना इसके बाद अपने हिसाब से। तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे बेटा, और जैसा कि सच्चाई पे बात कर, ठीक है, अगर आप जे मेंस 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आंखें खोलो और रियलिटी देखो। मैक्सिमम सवाल जितने भी हमने यहाँ पे देखे हैं तो अपने चेक करके देख लेना, अपने जो भी तेरे पास पीवाईक्यूज पड़े हो वहां पर भी मैक्सिमम सवाल, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तुझे यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। कहां से? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन, दोनों के एम्पलीट्यूड के बीच का रिलेशन, दोनों की डायरेक्शन के बीच का रिलेशन, कि किसकी डायरेक्शन कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग, और जो है अगला ये वाला रिलेशन, ये वाला, ठीक है, P अपॉन 4πr² इज द इंटेंसिटी, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू C, एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड। बस इतने पे तुझसे पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बेटा नोट कर लो, मैं चाहता हूं क्लास नोट्स में आप अगर सिंसियर तरीके से पढ़ रहे हो तो इसको नोट जरूर कर लेना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक वाली चीजें जो हुआ करती है, हिस्टैरिसीस लूप और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो चीजें आगे बढ़ाने से पहले, जैसे कि हमारा हमेशा का तरीका ये रहा है कि हम शुरू में 5 मिनट हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं शॉर्टकट में, वो मैं एक बार यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ। सपोज शुरुआत में कर रहा हूँ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने मैं बहुत जो है चीजें समराइज करके तेरे सामने लिख रहा हूँ, बहुत समराइज करके दे रहा हूँ, शॉर्टकट में समझ जाना। कि सपोज हमने एक निडल ली और निडल को हम लोगों ने रूम में इस तरीके से मैग्नेटिक निडल ली और लटका दिया। लटकाने के बाद जाहिर सी बात है वो जिस तरह पॉइंट आउट करेगी उधर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमने एक चीज नोटिस करी कि हर एक जगह पर अगर तू जगह फिक्स कर देगा तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक फिक्स एंगल बना रही है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि उस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस फिक्स एंगल की तरफ है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि सपोज मेरा हाथ जो है अर्थ सरफेस के पैरेलल है और जैसे ही आपने आप पे मैग्नेटिक नीडल को लटकाया वो इस तरफ पॉइंट आउट करने लगी, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये निडल इस तरफ चली गई, तो जितना एंगल वो झुकी है उसी को बोलते हैं झुकने वाला एंगल। झुकने वाला एंगल दैट मींस मैं कहना चाह रहा हूं एंगल ऑफ डिप। ठीक, तो ये जो होता है एंगल ऑफ डिप, बेसिकली जैसे मैग्नेटिक नीडल इस तरफ गई तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरफ है। ठीक है, इधर नेट मैग्नेटिक फील्ड है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है। तो अगर इधर वी नेट है और ये एंगल अगर थीटा है तो दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। अगर इधर बी नेट है तो इधर हो जाएगा क्या, बी नॉट कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, बी नॉट साइन थीटा। तो एंगल ऑफ डिप को अगर मैं थीटा से रिलेट करूं तो आप देख सकते हो कि अगर सपोज बी नेट इधर आया एग्जाम्पल के तौर पे और ये एंगल आ गया थीटा, तो इधर आ जाएगा भाई साहब बी नेट कॉस थीटा और नीचे की तरफ आ जाएगा बी नेट साइन थीटा। और हाँ, जरूरी नहीं है बी नेट साइन थीटा नीचे ही आए, ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है निडल इस तरफ आ जाए। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और निडल का नीचे झुकने की बजाय ऊपर की तरफ हो गया हो। अब अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ भैया टेन थीटा बता दो कितना होगा, टेन थीटा। अब काम के फॉर्मूले हम यहाँ पर जो है रिवाइज कर लेते हैं। इस वाले कंपोनेंट को हम लोगों ने बोला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको हम लोगों ने बोला वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, तो टेन थीटा विल बी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ये कभी नहीं भूलना है। ठीक है, तो मतलब तुझे अगर दे दिया जाए ना कि मैग्नेटिक फील्ड सपोज इतनी है, बी नॉट है और एंगल ऑफ डी 30 डिग्री है, तो फटाक से तू सारी चीजें वहां पे निकाल सकता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब कुछ। ठीक, अगर प्रॉपर वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो चेक करके देख लो, बी नेट साइन थीटा बटे बी नेट कॉस थीटा, बी नेट कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना एंगल ऑफ डी निकल के आ जाएगा, पहली चीज। ठीक, इसके बाद फिर ऐसा हुआ कि सपोज हम लोगों ने जो मैग्नेटिक मेरिडियन था उसके बाहर सपोज हम लोग जो है उस सुई को लेके चले गए। ठीक, तो इन दैट केस मैं सीधा रिजल्ट बता देता हूं। अब जो हमारी निडल है वो सही डायरेक्शन में आपको पॉइंट आउट नहीं करेगी। अब जो वो एंगल्स दिखाएगी वो थोड़ा एंगल गड़बड़ हो जाता था जब आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा होगा। तो अब जितना एंगल दिखाती थी उसको बोलते थे अपरेंट एंगल ऑफ डिप। मैं शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज ये मैग्नेटिक मेरिडियन था और तूने कुछ गड़बड़ी नहीं करी। जब गड़बड़ी नहीं करी तो मैग्नेट जो निडल थी उसने इधर पॉइंट आउट किया, इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन
का जो प्लेन था, सपोज सुई को, जो सुई जिस प्लेन में, उस प्लेन को तू बाहर लेके आ जा, तो सुई तो कहेगी मैं तो उधर जाऊंगी, लेकिन जब वो प्लेन ही बाहर की तरफ आ गया तो वो तो उधर दिखाना चाह रही है, अब प्लेन को अंदर फोड़ के उसके अंदर तो घुसेगी नहीं वो, ठीक। तो जाहिर सी बात है वो कहीं और पॉइंट आउट, अब वो अपनी डायरेक्शन कहीं और पॉइंट आउट करके बताएगी। वो किधर बताएगी? वो तो उधर ही बताएगी, उस प्लेन में उसको जितना नेट मैग्नेटिक फील्ड चमकी होगी। तो अगर इधर हॉरिजॉन्टल था, मैंने अल्फा डिग्री सपोज इधर मैं चला गया, तो इधर हो जाएगा BH cos अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट तेरा कहीं गड़बड़ हुआ नहीं है, वो तो सेम ही है। तो दैट मींस अब जो एंगल दिखेगा tan थीटा अपेरेंट, उसको अपेरेंट एंगल बोलते हैं, दैट विल बी वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नए वाले न्यू। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो मेरे भाई सेम रहा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा BH cos अल्फा, ये तेरा पुराना है BB/BH। तो यहां से एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आया कि tan थीटा अपेरेंट इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, tan थीटा बाई cos अल्फा। ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे एक चीज और देखने के लिए मिलेगी, cos अल्फा हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है, 1 से छोटा होगा, दैट मीन जो थीटा अपेरेंट होगा ना, वो तेरा थीटा से ज्यादा ही आएगा। उल्टा लिख दिया क्या? एक बार चेक कर लेते हैं यार, थोड़ा सा समझा, वायरल से ग्रसित तो दिमाग थोड़ा कम चल रहा है आज, ठीक। cos अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 1 से कम होगी, सपोज 0.5 हुआ, ऊपर चला गया, इसमें किसी से मल्टीप्लाई किया तब इसके बराबर हुआ, इसका मतलब ये बड़ा है, सही लिखा था मैंने, थीटा अपेरेंट इज ग्रेटर देन थीटा, ठीक। हाँ मैं रटता नहीं हूं, मैं काम की चीजें याद रख लेता हूं, बस मैंने ये रिजल्ट याद रख रखा है, tan थीटा अपेरेंट। इसके बाद कोई चीज पूछा जाए तो यहाँ से कर सकते हो। फिर हम लोग जाते थे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उसकी प्रॉपर्टीज बेटा आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो मैं यहाँ नहीं लिखा सकता क्योंकि ये हमारा जो है क्वेश्चन का सेशन है, थ्योरी पढ़ाने का सेशन नहीं है, ठीक। दो बातें। फिर हम लोग पढ़ते थे जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, जब हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जब हम लोगों ने देखा था, तो शुरू में क्या थे, इस टाइप से कोई भी सब्सटेंस ले ले एग्जांपल के तौर पे, इनके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स थे जो अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में थे, इनका इनिशियल एमनेट था 0। जब हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सपोज, अरे यार ये परेशान कर रहा है, H हम लोगों ने लगाई, तो हम लोगों ने एक बिहेवियर देखा, वो मैं आप एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये है H, अंदर हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करने की कोशिश की। हमने देखा सर स्टार्टिंग वाले केस में अगर ये तुम्हारा जो भी मटेरियल था ऐसे ही रखा हुआ था, तो इनिशियली आप बोल सकते हो कि इसका जो एमनेट होगा वो हो जाएगा 0, मैग्नेटाइजेशन जो था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इनिशियली। अब जैसे ही आप H की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, तो फील्ड आप बढ़ाते जा रहे हो, तो टॉर्क बराबर M क्रॉस भी आपने पढ़ा होगा, इन पे टॉर्क लगेगा तो घूमेंगे, सब अपना स्टेबल होना चाहेंगे, और स्टेबल होने के लिए सब आगे की तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आना चाहेंगे। तो इनका जो एमनेट है वो लगातार क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ती चली जाएगी। दैट मीन्स कुछ इस टाइप का रिलेशन हमको देखने के लिए मिला। और एक मोमेंट ऐसा आया जब सारे के सारे वेक्टर ही आगे की तरफ आ गए, इसका मतलब उसको हमने बोला सैचुरेशन स्टेट आ गई। अब आप H कितना भी बढ़ा लो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी भी बढ़ा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद जैसे ही हमने H को हटाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे ये इसको बोलते थे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो इसको मैग्नेटाइज कर रही है, जैसे ही हम लोगों ने इसको हटाया, हटाते के साथ ही ये फटाक से यहां पर आ गया, आना ही था, जाहिर सी बात है, क्योंकि जैसे ही आप एक्सटर्नल ये H को हटा दोगे, तो जो पहले सारे वेक्टर एक डायरेक्शन में थे, अब उनमें थोड़ी सी रैंडमनेस आ जाएगी, सब इधर उधर बिखर जाएंगे, और बिखरेंगे तो जाहिर सी बात है अंदर अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड बची रह गई है उसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी। ये दो टर्म्स है, या रेमेनेंस, 3 वर्ड्स आते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रिटेंटिविटी या रेमेनेंस। तो ये जो वैल्यूज बच गई है इसको हम लोग बोल देते हैं रिटेंटिविटी या रेमेनेंस या फिर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अब उसके बाद सपोज मुझे यहाँ पर नेट मैग्नेटाइजेशन भी मिल गया हमको। अब सपोज अपोजिट डायरेक्शन में अपन H बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है अभी काफी सारे वेक्टर आगे की तरफ थे, अब पीछे की तरफ अगर तो H बढ़ाएगा तो वो फिर से घूमेंगे, इस बार पीछे आना चाहेंगे, तो ये वैल्यू क्या होती चली जाती है भाई साहब, ये वैल्यू कम होती चली जाती, कम होती चली जाती। और एक टाइम ऐसा जरूर मिलता है जब अंदर जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, अंदर नेट एमनेट कह ले, वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब ये फिर से सेम इसी स्टेज में आ जाता है, उसको हम बोल देते हैं कोरेसिविटी। ये जो वैल्यू निकल के आई है H की, वो वैल्यू जिससे अंदर का जो भी एमनेट था आपने उसको 0 कर दिया है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोरेसिविटी। इसका मतलब अच्छा मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट के लिए ये वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ताकि इसको खत्म होने के लिए पूरी हम लोग को ज्यादा एफर्ट डालना पड़े, वो आसानी से खत्म ना हो, ठीक। फिर हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन में H की वैल्यू बढ़ाई, फिर से सैचुरेशन स्टेट ऐसे ही आ गया, और घूम फिर के ये
शॉर्टकट में मैंने एक्सप्लेन किया है, जैसे ग्राफ ऊपर मिलता था वैसे ग्राफ नीचे मिल जाता था। ठीक, ये ग्राफ याद रखने वाली बात थी। इसमें बस याद ये रखना है, इसको हम लोग बोलते थे रिटेंटिविटी, रेमेनेंस, या सब आर से है, ऐसे याद रखना, सारे ही आर से आते हैं, रिटेंटिविटी, रेमेनेंस, और तीसरा क्या था, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, और ये होती थी कोरेसिविटी। इसके कुछ काम के जो पॉइंट्स थे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। कौन से? ये वाले यहाँ पर, कि सपोज हम बात करते हैं कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की, तो उनकी रिटेंटिविटी R4 रिटेंटिविटी कम होना चाहिए, C4 कोरेसिविटी। ये कैपेसिटर नहीं है भाई साहब, ये कोरेसिविटी है, ठीक है, ये रिटेंटिविटी है, ठीक है। रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए और कोरेसिविटी भी कम होनी चाहिए, और इसका स्मॉल हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस मतलब हम लोगों ने ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, मैं रिवीजन कराया तो, इसका एरिया जितना कम होगा लॉस उतना कम होगा पर साइकिल, और एरिया जितना ज्यादा होगा लॉस उतना ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आर भी कम हो गया, सी भी कम हो गया, तो एरिया भी छोटा ही आएगा, तो स्मॉल हिस्टेरेसिस लॉस होगा। इट इज सुटेबल फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये बहुत काम की चीज लिखाई है, इस पर काफी सारे सवाल पूछे गए हैं रिपीटेडली, इसलिए इसको कई नोट्स में जरूर लिख लेना। डायरेक्ट यहां से सवाल आए और मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है, कि कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर तुझे इस जे मेंस का इस सेशन में भी जरूर इस पे बेस तेरे को मिल जाएगा किसी ना किसी पेपर में। और फिर आता हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जिनकी रिटेंटिविटी ज्यादा हो, कोरेसिविटी ज्यादा हो, और लार्ज हिस्टेरेसिस लॉसेस सुटेबल फॉर परमानेंट मैग्नेट। कोरेसिविटी ज्यादा होने का मतलब आप समझ ही जाओ कि सर कोरेसिविटी ज्यादा होगी तो उसको उसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो आसानी से खत्म नहीं होगी, उसको खत्म करने के लिए बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, इसलिए जितनी ज्यादा कोरेसिविटी होगी हमारे लिए उतना अच्छा है। अब एक एग्जांपल मैंने ले लिया है, ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, रिपीटेडली क्वेश्चंस इस पे आते रहते हैं। जैसे मैंने सपोज ये दे दिया, इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है, कोरेसिविटी भी ज्यादा है, इसकी रिटेंटिविटी कम है, कोरेसिविटी कम है। इस बिहाफ पे हम देख सकते हैं कि इसको परमानेंट मैग्नेट और इसको ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काम की चीज देख, इससे कम समय में तुम्हें क्या ही रिविजन करा पाऊं, ऑल्दो इट इज नॉट अ रिविजन क्लास। ठीक, आप चाहो तो माइंड मैप सीरीज आप देख सकते हो, माइंड मैप सीरीज जो आपको दी गई थी उसमें बहुत जो है शॉर्टकट में कंसाइज वे में 1 से सवा घंटे के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कराया था, आप वो देख सकते हो। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो भैया जो सर ने आपको पढ़ाया है, अपने आपके सर ने जो आपको पढ़ाया है, बेटर है आप वही पढ़ो जिसकी आप लोगों ने लाइव क्लास वगैरह अटेंड की है। तो चलो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट एंड ट्रांसफॉर्मर, मतलब यही सवाल हो गया। परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या होना चाहिए भाई साहब, ये ज्यादा होना चाहिए, और ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर के लिए कम होना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए आर और सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो चेक करके देख लो क्या होना चाहिए भाई। परमानेंट मैग्नेट के लिए लार्ज रिटेंटिविटी चलेगा, स्मॉल रिटेंटिविटी नहीं चलेगा। लार्ज रिटेंटिविटी, ठीक है, और उसके लिए क्या बोलोगे, स्मॉल कोरेसिविटी नहीं चलेगा, लार्ज कोरेसिविटी नहीं चलेगा, लार्ज कोरेसिविटी चलेगा। ऑप्शन इज डी। ये दोनों एक ही दिख रहे हैं क्या, लार्ज रिटेंटिविटी, अच्छा सॉरी, टीपी में दे रखा है, ओहो आराम से करना पड़ेगा सवाल को भाई देख ध्यान से देख, परमानेंट मैग्नेट पी के लिए क्या चाहिए, आराम से लिख लो पहले, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया था पी के लिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए, यहीं से देख लो आराम से, कहीं लिखा था, हाँ, परमानेंट मैग्नेट के लिए दोनों चीजें ज्यादा होनी चाहिए, मतलब रिटेंटिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए, कोरेसिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए। और ट्रांसफॉर्मर टी के लिए क्या होना चाहिए, दोनों कम होने चाहिए, आर कम होना चाहिए, सी कम होना चाहिए, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लो, मैंने यहाँ पे कुछ इशू गलत तो नहीं किया, ठीक है। अब इसके बाद आंसर आप लोग मैच करा लो। जैसे पी पॉइंट के बारे में बात करें हम लोग, टी के लिए लार्ज रिटेंटिविटी गलत, पी के लिए स्मॉल रिटेंटिविटी गलत, टी के लिए लार्ज रिटेंटिविटी गलत, अबे सारे ही गलत हो गए क्या। टी के लिए पी के लिए लार्ज रिटेंटिविटी, हाँ ठीक है ना, और लार्ज कोरेसिविटी, पी के लिए लार्ज कोरेसिविटी करेक्ट। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। पहले चेक कर लेता हूं कुछ टाइपिंग मिस्टेक ना हो, हाँ डी ही दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, और फॉर्मूला बेस्ड नहीं, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड सवाल था, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए सॉफ्ट आयरन सुटेबल, सेम सवाल है, ठीक है। मैं इसको होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग फाइंड आउट करके निकाल लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसने बोला फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेट बिकम पैरामैग्नेट, बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते थे, बढ़ाते जाओगे तो जो ओरिएंटेशन है उनका, जो उसके अंदर डोमेन्स थे, वो डिसअलाइन होना स्टार्ट हो जाता है, और वो जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो थोड़ी सी कम होना स्टार्ट हो जाती है। टेम्परेचर और बढ़ाता जाएगा तो जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता था उसको हम लोग बोलते थे क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, डोमेन वॉल एरिया ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेस। नहीं यार, इंक्रीजेस नहीं, डिक्रीज हो रहा है ना, वो रेमडेमनेस बढ़ जाएगी ना, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है, और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्या आंसर जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें मैं फिर से बता देता हूं, बिना दिमाग लगाए एज इट इज याद कर लेना इसको, कि सवाल आएंगे तो एज इट इज ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक डोमेन। अच्छा, पता आपने क्या किया कि एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको रख दिया मैग्नेटिक डोमेन के साथ, क्या हुआ? जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, तो सब लोग क्या चाहेंगे? स्टेबल होना चाहेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आना चाहेंगे और घूमेंगे। तो अब उसने बोला है कि भाई ये बता दो क्या कि मैग्नेटिक डोमेन्स के बारे में क्या ख्याल है, बढ़ेंगे साइज में, घटेंगे, क्या होगा? तो यार इसके लिए आप हमको ये तो बताओ कि इनिशियल सिचुएशन क्या है, क्या पता सबका नेट मैग्नेटिक मोमेंट पीछे की तरफ हो और हम जो है आगे की तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दे, तो फिर जब वो घूमेंगे तो वैल्यू शुरू में कम होगी और फिर बढ़ेगी, या क्या पता सारे ही आगे हो तो बढ़ेगी। तो इसका मतलब इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मे डिक्रीज और मे इंक्रीज इन साइज एंड चेंजेस ओरिएंटेशन तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि इन पे टॉर्क लगेगा। ठीक है, टॉर्क बराबर एम क्रॉस भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेस विद डिक्रीजेस इन टेम्परेचर। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। डायमैग्नेटिज्म is the result of orbital motion of the electron developing magnetic material opposite to the observer। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, आप चाहो तो इनको रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि इसकी डिटेल में स्टेटमेंट 2 जो है इसकी डिटेल में हम लोग जाते नहीं है क्लास में। ठीक है, तो बस इस सवाल की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कोई बच्चा इसको कर पाए। यस, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये तो हम बता सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आप इसको याद कर लीजिएगा। आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, स्मॉल बार मैग्नेट। क्या हुआ? हाँ, तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अच्छा इसलिए बोलूंगा कि 2 स्टेप का क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज जरूर ट्राई करें। मैं किनारे हो जाता हूं। चलो देखो, उसने बोला एक स्मॉल बार मैग्नेट है और जिसकी एक्सिस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री पर है। तो जाहिर सी बात है, अगर बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री पर रखोगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, और वो खुद कह रहा है कि टॉर्क कितना है। टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? आई होप आपको पता होगा, टॉर्क बराबर होता था एम क्रॉस बी। ठीक, मैं हल्का सा रिवीजन करा देता हूं। देखिए यहां अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के फॉर्मूले याद किए थे ना, सेम एज इट इज यहां पर है। वहां टॉर्क क्या होता था? पी क्रॉस सी, यहां पे क्या होता है? एम क्रॉस पी। वहां अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग θ1 से θ2 रोटेट कराते थे, तो जो वर्क डन करना पड़ता था उसका फॉर्मूला क्या आता? माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पी की जगह एम आ जाएगा, तो माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। वहां पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म कैसे डिफाइन करते थे? माइनस पी डॉट ई, यहाँ पर माइनस एम डॉट पी। बस ये चीजें हैं, बाकी एज इट इज सेम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसने बोला जो टॉर्क है, टॉर्क कितना दे रखा है मैग्नीट्यूड वाइज? 0.18 ये टॉर्क दे दिया है, दैट इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, एम बी साइन थीटा अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा 0.18 इक्वल टू, अरे यार ये परेशान कर रहा है, इसको मैं एक कॉपी बना लेता हूं। ठीक है, ठीक, इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? नहीं पता। ओहो, तो इसको एक काम करो, एम बी, अरे यार इसको एम बी ही रहने दो, एम बी इंटू साइन 30। साइन 30 इज हाफ, एम बी की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 18 दूनी 36, 36/1000। ठीक है, अब उसने पूछा है कि अब चाहिए क्या? मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल पोजीशन। तो शायद आपको पता हो कि स्टेबल पोजीशन तब होती थी जब थीटा की वैल्यू 0, और अनस्टेबल तब होती थी जब थीटा की वैल्यू 180 होती थी। जब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही एम होता था, दोनों पैरेलल होते तो स्टेबल, और दोनों एंटी पैरेलल होते तो अनस्टेबल। तो अब अगर यहां पर वर्क डन पूछा जाएगा, तो वर्क डन बराबर आपको पता होगा फॉर्मूला, माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, ये बेसिकली कहानी थी। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यूज पुट कर दो। माइनस भैया एम बी की वैल्यू कितनी है? 36/1000 इंटू कॉस θ2, सॉरी
ये यहां पर होगा, ये यहां नहीं होगा। cos थीटा टू, ये थीटा टू कितना हो जाएगा 180 और थीटा वन कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब cos थीटा टू cos 180 इज -1 माइनस cos थीटा वन cos 0 माइनस 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 घर को गया, ये आ गया 72/1000। तो आंसर विल बी 72 इंटू 10 टू की पावर -3। ठीक है, यहां पे शायद इशू दे रखा है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं अपन। दिस इज योर करेक्ट आंसर। हो सकता है टाइपिंग में वाले भैया ने यहाँ पे गलती कर दी। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ट्राई करो उसको जल्दी से जरा। अच्छा सवाल है बेटा ये, किया ट्राई? हाँ, ये बेसिकली इकलौता सवाल मिला मेरे को जो बहुत डिटेल में जाके उसने पूछ लिया आपसे। मुझे उम्मीद है आपको एक रिजल्ट आपको पता होगा क्या किस किस के बीच में पैरामैग्नेटिक सैंपल है, नेट मैग्नेटाइजेशन दे रखा है। जो नेट मैग्नेटाइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी एक्सटर्नल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, शायद उम्मीद है आपको ये चीज याद होगी। अगर इसके डिटेल में जाओ तो खुद सोच सकते हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ाओगे तो जो टॉर्क लगेगा वो उन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे वो ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा सब लोग जो है एक डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे, तो एम नेट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वही टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ओरिएंटेशन बिगड़ जाती है। ठीक, तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी एक्सटर्नल बाई टी। इसी पे उसने सवाल पूछ लिया। आपने इस तरह एक बार रिजल्ट पढ़ा होगा कि एम बराबर इसको हटाते कॉन्स्टेंट सी आता था वी एक्सटर्नल अपॉन टी। खैर वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, सवाल यहीं से हो जाएगा। उसने बोला कि एम नेट दे रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी, टेम्परेचर इतनी थी। अब सैंपल को आप समझो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ठीक से क्वेश्चन को। उसने बोला है कि जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम जो है किसी 0.4 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 4 केल्विन पे रखेंगे तो जो है एमनेट की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। अब उसी सैंपल को हमने ऐसी जगह रख दिया जब मैग्नेटिक फील्ड भी बदल दिया, टेम्परेचर भी बदल दिया है, तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कितनी होगी? मैग्नेटाइजेशन मतलब एम की वैल्यू कितनी होगी? बहुत सिंपल सा सवाल है। तो सीधा लगेगा, सर एक काम करो, सीधा ऐसे लिख दो m1 बाई m2 बराबर b1 बाई b2 इंटू टेम्परेचर के इनवर्स लिए बराबर t2 बाई t1। जस्ट पुट द वैल्यू। m1 कितना था 6, m2 कितना था पता नहीं, b1 कितना था b1 0.4, b2 कितना हो गया 0.3, t2 कितना हो गया t2 बाद में टेम्परेचर 24 और t1 कितना था 4। खत्म। सॉल्व करके यहां पर m2 निकल के आ जाएगा। आओ एक बार प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट पॉइंट हट गया, 4 से 4 गया, 3 से जाएगा 8 बार, तो m2 विल बी इक्वल टू 6/8 3/4 दैट इज 0.75। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बॉम्बे। ठीक है, याद रख लेना यार इस फॉर्मूले को, एक सवाल इस पे आ गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, अपरेंट एंगल ऑफ डिप इज 45 डिग्री, व्हाट इज द ट्रू डिप? एक फॉर्मूला है उसी पे सवाल है, क्या tan थीटा अपरेंट बराबर tan थीटा एक्चुअल वाला बटे cos अल्फा। बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। अपरेंट एंगल कितना है 45, tan 45 इक्वल टू tan थीटा इज एक्चुअल एंगल बटे अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पे 30 डिग्री cos 30। इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा आप, ये 1 बन जाएगा, cos 30 इधर आ जाए, cos 30 इज √3/2, tan थीटा बराबर √3/2, थीटा बराबर tan इनवर्स √3/2, इसका मतलब डी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ रॉड इज इतना, परमिएबिलिटी इन वैक्यूम इतना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। बहुत अच्छा सवाल है बेटा। ये ऐसे क्वेश्चंस अक्सर हम लोग इग्नोर मार देते हैं, जब हम लोग देख रहे होते हैं, नोट्स पढ़ रहे होते हैं, उस दौरान पढ़ते टाइम हम इग्नोर मार देते हैं, छोड़ रहा है यार ये क्या पूछा जाए। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें। हिंट में दे रहा हूं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो भी थी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को रिलेटेड कोई सा भी फॉर्मूला जो तेरे को याद हो वो फॉर्मूला लिख और देख, फिर क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। ट्राई कर। चलो, तो आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला 1 + ms बराबर mp। 1 + मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बराबर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू 1 + मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये है कहानी। ठीक है, आओ वैल्यूज देखते हैं यहां पर। तो म्यू बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 1 + मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चेक करके देखते हैं किस किस की वैल्यू गिवन है। जो हमें वैल्यू गिवन है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दे दी है 499, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट
1 + 499। दैट मीन्स म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू 500 इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है यहां पर, ठीक है। परमिएबिलिटी दे दी है उसने कितनी, 400, 4 पाई, ये तो हम लोग याद भी करते थे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 500, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा भाई, 4 पाई तो ना जाएगा, 2 पाई चला जाएगा यहाँ से, है ना, 2 पाई चला जाएगा, 2 जीरो ये है देख, और 1 जीरो यहां से आएगा, 3 जीरो कम हो जाएगा, 2 पाई इंटू 10⁻⁻4, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, एक बार ऐसे क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ठीक है भाई साहब, ट्रू डिप इज नॉट मैथमेटिकली रिलेटेड टू द अपरेंट डिप। अरे है ना, निकाला था ना रिजल्ट हम लोग, tan थीटा डैश बराबर, हम लोगों ने अभी देखा था tan थीटा अपरेंट बराबर होता है tan थीटा एक्चुअल बटे cos अल्फा, और यहां से मैंने लिखा था कि थीटा अपरेंट इज ग्रेटर देन थीटा आया था, ठीक है। ट्रू डिप इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अपरेंट डिप, ना 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 ना, अपरेंट डिप इज ग्रेटर देन, ट्रू डिप इज ऑलवेज इक्वल टू द, ट्रू डिप इज लेस देन अपरेंट डिप। हाँ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, छोटा सा है। जो एंगल ऑफ डिप होगा कौन सा वाला, जो अपरेंट एंगल ऑफ डिप होगा वो क्या आएगा, ट्रू एंगल ऑफ डिप से बड़ा आएगा। क्लियर है मैथमेटिकली, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए डिस्टिल्ड वाटर इज 81, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अरे यार ये सवाल तेरा फिर से कोई घूम फिर के आ गया, पुराना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे सवाल निकल के आ गया। बेसिकली आपको निकालना है, म्यू आर की वैल्यू दे दी है 1, तो मैं करा ही देता हूं, कैसे था भैया, v बराबर क्या था, c/1 म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, 3 की वैल्यू होगी 3 × 10⁸ बटे √, म्यू आर कितना भाई साहब 1, और ये कितना है 81, 81 से बाहर आएगा 9, तो ये जाएगा 9, 3/9 इज 3/9, ठीक है, इस 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 का मतलब 10/3, मतलब 3.33, 1 0 उधर सेट कर लिया, इंटू 10⁻7। तो आंसर क्या जाएगा भाई साहब 3.33 10⁻7, सी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर्मूला में सवाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इतना, ठीक है, और उस जगह पर एंगल ऑफ डिप है इतना, अर्थ रिजल्टेंट फील्ड एट दैट पॉइंट। अरे यार सिंपल सा सवाल है एकदम छोटा सा, क्या लिखोगे, सब v वर्टिकल क्या होता था, v नेट इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा वाज द एंगल ऑफ डिप। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा। वर्टिकल कितना दे रखा है उसने, 6 × 10⁻⁻5, दैट इज इक्वल टू v नेट इंटू साइन थीटा, एंगल ऑफ डिप कितना भैया 3/5, साइन 37 3/5 होता है। ये चला जाएगा उधर, 2 बार काटापीटी हो जाएगी, 3 से 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 10⁻⁻4 विल बी द आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी क्लियर है। देख सुन, ये जेई एडवांस में नहीं है, तो इसमें अपन अननेसेसरी हाई लेवल पे जाके कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। तो बेटर है जितने क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में आए हुए हैं बस उतना ही लगा ले तू, ठीक है, उतना ही लगा ले, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये सब आए हुए सवाल है, अब तुम में से कुछ सोचोगे सर काश इस साल अगले सेशन में ऐसे सवाल आ जाए तो मजा आ जाए, भैया हर बार आते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है जब एग्जामिनेशन में आते हैं तो बेसिकली अगर आप पढ़ के नहीं जाते हो तो ये सवाल टफ लगते हैं फिर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या, ए बार मैग्नेट हैविंग द मैग्नेटिक मोमेंट इतना प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली थ्रू द 60 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अरे सेम सवाल रिपीट हो गया, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्या आंसर आएगा, -mb cos θ2 - cos θ1, ठीक है। θ2 की वैल्यू 60, θ1 की वैल्यू 0 पुट कर देना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ससेप्टिबिलिटी दे रखा है 19 है, परमिएबिलिटी पूछा है ये वही क्वेश्चन हो गया है, परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, ये वही क्वेश्चन हो गया, थोड़ी देर पहले बताया था। क्या, म्यू आर बराबर म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, क्या लिखोगे, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 यहाँ पे दे रखी है, इंटू 1 + 99 कितना हो जाएगा 100, तो आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻5, सी ऑप्शन। वैसे तो मुझे होमवर्क देना चाहिए था, लेकिन ठीक है 2 बार क्वेश्चन देख लेगा, अब तीसरी बार अगर एग्जाम में आएगा तो तेरा डर निकल जाएगा कि चुपचाप वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके आंसर निकाल दो। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा, एट ए सर्टेन प्लेस द एंगल ऑफ डिप इज इतना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना, ठीक है, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछ रहा है। ये आपका जो होमवर्क हो गया, ये सेम वही क्वेश्चन हो गया, थोड़ी देर पहले दिया था। वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी थी वहां पर, और यहाँ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दे दी है, तो आप क्या लिखोगे, वी नेट इंटू cos θ बराबर इतना, ठीक है, वहां से आप वी नेट निकाल लोगे। ये जो रहा ये आपका रहा यहाँ भाई साहब होमवर्क, ऑल तो मैंने सारी चीजें यहाँ पे बता ही दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बस इतना ही,
ठीक है यार, होमवर्क किया, सॉल्व भी कर लेते हैं ना इसको। चलो इतना है तो सब बी नेट कॉस अल्फा या कॉस थीटा बराबर बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बी नेट कितना है यहाँ पर, बी नेट पूछा गया है। ठीक है, तो बी नेट इंटू कॉस थीटा √3/2 इक्वल टू बी हॉरिजॉन्टल, और बी हॉरिजॉन्टल दे रखी है हाफ। ये इसकी टेंशन बिल्कुल ना लो, क्योंकि उसने जी में ही, कैपिटल जी में ही आपकी यूनिट पूछ ली है। तो बी नेट बराबर 1/√3, इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? चलो फिर तो बेटा, आज थोड़ी सी तबीयत मेरी वायरल की चपेट में थी। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, काफ़ी सारे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है 58 स्लाइड है, तो इसमें से 10 स्लाइड भी हटा दो तो मुझे लग रहा है कि 45 क्वेश्चंस के आसपास हम लोगों ने कर लिए। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा बार बार लगा लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, सही बात बोलूँ तो मोर देन सफिशिएंट है। आप इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि पूरा थियोरटिकल चैप्टर है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनने की संभावनाएं, अलग प्रकार से क्वेश्चन बन के आने की संभावनाएं बहुत ही कम है। थियोरटिकल चैप्टर है, जो प्रॉपर्टी है तो है, ट्रांसफॉर्मर के लिए इस तरह का मटेरियल चाहिए तो चाहिए। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पर बाकी रिलेशन जो तूने देख लिए, हर प्रोफाइल के सवाल हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए। तो इन्हीं क्वेश्चन को 2-3 बार और लगा लेना। तो ये 12th का जो रिवीजन वाला पार्ट था, वो मेरा पार्ट बेटा यहीं तक था। ठीक, इसके बाद जो भी रहेगा वो कल से हो सकता है कि आदित्य आनंद सर है। ठीक, जैसा कि 11th क्लास वाला पार्ट जो है राजवन सर ने उठाया था, वहाँ पर उन्होंने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था, और 12th वाला पार्ट मैंने और आदित्य आनंद सर ने उठाया था। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। इसके बाद अब आदित्य आनंद सर पढ़ाएंगे, और उसी रिदम के साथ आप पढ़ते रहिएगा। बिल्कुल चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश कीजिएगा, जजमेंटल कभी नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। हम लोगों ने जो सोचा है बेसिकली, परसेंटाइल बूस्टर का माध्यम, बेसिकली जो मेन माध्यम नहीं, जो मेन मोटिव है वो यही है कि भाई साहब, जो बच्चा 30 परसेंटाइल, 40, 50, 60 परसेंटाइल ला रहा है, वो किसी तरीके से 90 क्रॉस कर जाए, 95 क्रॉस कर जाए, और जो बच्चा जो है 80, 90, 92, 95 पर अटक गया है, वो किसी तरीके से 98, 99 आ जाए। मेन मोटिव यही था। तो इन दैट केस सारी चीजें सर के ऊपर छोड़ दीजिएगा। सर को अपने हिसाब से जो ठीक लगेगा डिस्कशन कराना, जो सर को बेस्ट लगेगा वो सर करेंगे। आप सर के अकॉर्डिंग चलिएगा, और जैसे जैसे सर समझाते जाए वहां से अच्छी अच्छी बातें आप जो है वहां से सीखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आपका ही फायदा है। क्लियर है? तो चलो फिर मिलेंगे बाद में किसी ना किसी फॉर्म में, फिर से दोबारा मिलेंगे। इस सारे क्वेश्चंस को बेटा एक बार जरूर लगा लीजिएगा। टेक केयर।